गुड मॉर्निंग। सीएमए फाइनल टॉपिक कॉर्पोरेट लॉ एंड कंप्लायंसेस के अंदर आज हम लोग पढ़ेंगे ऑडिट एंड ऑडिटर्स। ठीक है, इस चैप्टर में जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका एक शॉर्ट रिवीजन करा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, कुछ भी मत सोचिएगा, कुछ भी मत छोड़िएगा, एकदम शॉर्ट रिवीजन सारा चैप्टर, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम करा रहे हैं। ठीक है, एकदम स्टार्ट सबसे पहले अपने थोड़ा सा जनरल ज्ञान ले लेते हैं टॉपिक का, फिर टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपने पढ़ते हैं टाइप ऑफ ऑडिट एंड टाइप ऑफ ऑडिटर्स। ऑडिट कितने प्रकार की होती है और ऑडिटर कितने प्रकार के होते हैं, जनरल सा क्वेश्चन है, इस चीज को समझिए आगे। ठीक है, सबसे पहले टाइप ऑफ ऑडिट। जनरली तीन प्रकार की ऑडिट होती है। एक होती है स्टैट्यूटरी ऑडिट, दूसरी होती है कॉस्ट ऑडिट एंड तीसरा होता है सेक्रेटरियल ऑडिट। तीन प्रकार की ऑडिट होती है, स्टैट्यूटरी ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट एंड सेक्रेटरियल ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट याद रखिएगा हमेशा चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है, कॉस्ट ऑडिट कॉस्ट अकाउंटेंट करेगा सीएमए, एंड सेक्रेटरियल ऑडिट कंपनी सेक्रेटरी करता है। तो तीन प्रकार की ऑडिट होती है। सर हमको जनरल समझ में आ गया। स्टैट्यूटरी ऑडिट में क्या होता है, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करता है। कॉस्ट ऑडिट में कॉस्ट अकाउंटेंट कॉस्ट रिकॉर्ड को एग्जामिन करता है, और तीसरा सेक्रेटरियल ऑडिट में सेक्रेटरियल रिकॉर्ड्स को एग्जामिन किया जाता है। तो एक तो सिंपल सा ज्ञान समझ में आ गया सर, तीन प्रकार की ऑडिट होती है और तीन प्रकार का ऑडिटर होता है। अब जो भी हम लोग आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो सारा स्टैट्यूटरी ऑडिट के ऊपर होगा, मतलब जो ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। तो चैप्टर में अब स्टार्ट कर रहे हैं। ये जनरल ज्ञान था, डायरेक्टली चैप्टर में आ रहे हो, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऑडिटर्स, स्टैट्यूटरी ऑडिटर। ठीक है, अब यहां से आपका जो भी ज्ञान चालू होगा स्टैट्यूटरी ऑडिटर के ऊपर होगा, और आपका रियल क्लास यहीं से स्टार्ट हो रहा है। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर का जो अपॉइंटमेंट है उसके ऊपर अभी डिस्कशन होगा, याद रखिएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर सेक्शन 139 सबसेक्शन 6, और ये सारा चीज नॉन गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर है, याद रखिएगा। जो नॉर्मल कंपनी है उसके ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी का, याद रखिएगा। तो सबसे पहला बात क्या बोलता है फर्स्ट ऑडिटर के ऊपर, ध्यान से सुनिएगा। द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ ए कंपनी शेल बी अपॉइंटेड बाय बीओडी। पहला ऑडिटर कंपनी का कौन अपॉइंट करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग करते हैं। कब करते हैं, जब कंपनी बन जाती है वहां से 30 डेज के अंदर। तो फर्स्ट ऑडिटर ऑफ ए कंपनी शेल बी अपॉइंटेड बाय द बीओडी विद इन 30 डेज ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी जहां से बनी वहां से 30 दिन के अंदर कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट हो जाना चाहिए। कौन करेगा, कंपनी का डायरेक्टर लोग करेंगे। सिंपल सा फंडा है, ध्यान से सुनिएगा। ये चीज समझ में आ गया सर, कंपनी बनी वहां से 30 दिन के अंदर कंपनी का जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है, वो लोग फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर लेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। यदि बोर्ड इस काम को नहीं कर पाया तो बोर्ड कंपनी का मेंबर्स लोगों को बता देगा, और कंपनी का मेंबर्स लोग 90 दिन के अंदर फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर लेगा। याद रखिएगा, ये चीज यहां लिखा हुआ है। और जो फर्स्ट ऑडिटर है उसका वैलिडिटी कब तक रहेगा, फर्स्ट एजीएम तक रहेगा। ठीक है, अब देखिए कि चीज को समझिएगा, 3-4 टर्म में आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं, उसके बाद ये पूरा चीज समझ में आ जाएगा। याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, 2-3 टर्म्स को समझिएगा। बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग होता कौन है, सिंपल भाषा में बोलेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मींस टुगेदर ऑल डायरेक्टर, सारा डायरेक्टर को साथ में कर लिया जाए तो उसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर को साथ में कर लिया जाए तो वो हो जाता है कंपनी का बोर्ड। ठीक है, डायरेक्टर लोगों का क्या काम है, कंपनी का मैनेजमेंट को देखना, याद रखिएगा। और डायरेक्टर लोग कंपनी का अल्टीमेट स्टाफ होता है, सिंपल भाषा में जो कंपनी का मैनेजमेंट देखता है। रियल ओनर कौन है, कंपनी का मेंबर्स, याद रखिएगा। कंपनी का जो मेंबर्स लोग हैं, कंपनी का जो शेयर होल्डर लोग हैं, वो कंपनी का रियल ओनर है। तो सिंपल सा भाषा में क्या होता है, जैसे कंपनी बनी वहां से 30 दिन के अंदर कंपनी लोग का स्टाफ, मतलब मैनेजमेंट जो देखता है, जो डायरेक्टर है, उसका जिम्मेदारी है फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करेगा। यदि किसी कारण कंपनी का डायरेक्टर फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर पाया तो वो कंपनी का शेयर होल्डर को बता देगा, कंपनी का मेंबर्स को बता देगा कि हम लोगों ने ये काम नहीं कर पाया, तो अल्टीमेटली कंपनी का मेंबर्स लोग फर्स्ट ऑडिटर को 90 दिन के अंदर अपॉइंट कर लेंगे। और फर्स्ट ऑडिटर का वैलिडिटी कब तक रहेगा, फर्स्ट एजीएम तक रहेगा। तो यह समझ में आया।
एग्जाम्पल समझिए, कंपनी का मैं मालिक, मैं कंपनी का मेंबर्स हूं, मैं कंपनी का मालिक हूं, मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूं। शेयर होल्डर और मेंबर्स यहां पर समझिए एक ही आती है, ठीक है। तो मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूं, ठीक है। मुझे मेरी कंपनी के बैंक अकाउंट में कुछ पैसा जमा करना है, मैंने ये काम कंपनी के डायरेक्टर को दिया। कंपनी का डायरेक्टर मतलब कंपनी का स्टाफ यदि मेरे बैंक अकाउंट में पैसा जमा नहीं कर पा रहा है और हमको काम है कंपनी में, तो हम जाके करेंगे। सिंपल सा फंडा है। यदि कोई काम स्टाफ नहीं कर पाया तो कंपनी के मालिक को करना पड़ेगा, सिंपल सा यही है। यदि डायरेक्टर उस चीज को अपॉइंट नहीं कर पाता है तो कंपनी का शेयर होल्डर लोग वो काम कर लेगा। अब चीज को समझिएगा, एक एग्जांपल देखिए, इस एग्जांपल से आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस एग्जांपल को देखिए, बोलता है कंपनी बनी 1/4/2020 को कंपनी बनी, तो ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर कंपनी में कब अपॉइंट होना चाहिए उसका एग्जांपल है। तो जब कंपनी बनी 1 अप्रैल को, 30 दिन के अंदर, मतलब 1 अप्रैल से 30 दिन, 30 अप्रैल के अंदर कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट हो जाना चाहिए कंपनी के डायरेक्टर के द्वारा। यदि डायरेक्टर उस काम को नहीं कर पाता है तो क्या करेगा, ध्यान से देखिएगा। यदि डायरेक्टर फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर पाया तो कंपनी के मेंबर्स को बता देगा और मेंबर्स 90 दिन के अंदर फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर देगा। मतलब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ 1 अप्रैल में, 1 अप्रैल से 90 दिन हो जाएगा 30 जून, 30 जून के अंदर कंपनी का मेंबर्स लोग फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर देंगे। याद रखिए, समझ गए, सिंपल सा चीज था। अब एक कंफ्यूजन आता है इसमें, जो 90 दिन का कैलकुलेशन कब से काउंट होगा प्रोविजन में नहीं दिया है, तो आप डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से ही 90 दिन ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल सा एग्जांपल था। अब आगे देखिए, देखिए इस टेबल को देखिए, बहुत सिंपल सा टेबल समझाया हुआ है फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले बोलता है अपॉइंटमेंट कौन करेगा, कंपनी का बोर्ड करेगा विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी जहां इनकॉर्पोरेट वहां 30 दिन के अंदर। यदि बोर्ड फेल हो जाता है तो बोर्ड का पहला जिम्मेदारी है मेंबर्स को इन्फॉर्म करना, और मेंबर्स लोग 90 दिन के अंदर फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर लेंगे। और याद रखिएगा, फर्स्ट ऑडिटर का वैलिडिटी फर्स्ट एजीएम तक ही रहेगा। याद रखिएगा, फर्स्ट एजीएम, एजीएम में क्या होता है ना, फिर सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट होगा, ठीक है। सिंपल से एक चीज याद रखिएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग जितना मीटिंग करते हैं ना उसको बोर्ड मीटिंग बोलते हैं, और मेंबर्स लोगों का मीटिंग को एजीएम, जो साल में सिर्फ एक बार होता है। और यदि एजीएम नहीं होगा तो ईजीएम मीटिंग होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ठीक है। आगे अब देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। ये बहुत सिंपल सा चीज है, याद रखिए, गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 139 सबसेक्शन 7 गवर्नमेंट कंपनी का बात करता है, ठीक है। याद रखिएगा, गवर्नमेंट कंपनी का जितना भी ऑडिटर का काम होगा ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया करेगा, उसको बोलते हैं C&AG। गवर्नमेंट कंपनी का सारा ऑडिटर का अपॉइंटमेंट C&AG करता है, सिंपल सा चीज। अब देखिए, सबसे पहला काम क्या है, अपॉइंटमेंट बाय C&AG विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। जिस दिन गवर्नमेंट कंपनी बनी वहां से 60 दिन के अंदर C&AG फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर लेगा गवर्नमेंट कंपनी का। C&AG किसी कारण से नहीं कर पाया, एंड इफ C&AG फेल नहीं कर पाया तो ये अपॉइंटमेंट कौन करेगा, कंपनी का बोर्ड करेगा नेक्स्ट 30 डे में। याद रखिएगा, 60 दिन के अंदर नहीं हो पाया कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट 30 डेज के अंदर उस कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग बोर्ड मीटिंग में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोगों का क्या मीटिंग होता है, बोर्ड मीटिंग में ऑडिटर को अपॉइंट कर लेंगे। तो 60 + 30 90 डेज के अंदर बोर्ड कर सकता है। आगे देखिए, यदि किसी कारण उस कंपनी का बोर्ड भी फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर पाया तो बोर्ड का पहला जिम्मेदारी है कंपनी का मेंबर्स को इन्फॉर्म कर देगा, उस कंपनी का मेंबर्स को इन्फॉर्म कर देगा, और मेंबर्स लोग नेक्स्ट 60 डेज के अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ईजीएम मीटिंग हेल्ड करके उस कंपनी का ऑडिटर को अपॉइंट कर लेंगे। तो ये समझ में आ गया सर, 60 यहां नहीं हुआ तो 60 + 30 90 डेज, फिर यहां और 60 डेज ले लीजिएगा, काम खत्म। ये सिंपल सा चीज था गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर। अब आगे देखते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 139(1). याद रखिएगा, ये नॉन गवर्नमेंट कंपनी के बारे में बता रहा, ठीक है, मतलब नॉर्मल कंपनी के ऊपर। याद रखिएगा, याद रखिएगा, मैंने क्या बताया था, फर्स्ट ऑडिटर कब तक रहेगा कंपनी में, फर्स्ट एजीएम तक। एजीएम तक ऑडिटर का, फर्स्ट ऑडिटर का लाइफ खत्म।
तो जब फर्स्ट ऑडिटर का लाइफ यदि फर्स्ट एजीएम तक खत्म हो जाएगा, लॉजिकली बोलिए कि एजीएम में कंपनी को दूसरा ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा, उसी दूसरे ऑडिटर को सब्सिक्वेंट ऑडिटर बोलते हैं। तो एवरी कंपनी ऑन फर्स्ट एजीएम अपॉइंट सब्सिक्वेंट ऑडिटर, याद रखिएगा। तो कंपनी कब सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट करिए, एजीएम में, याद रखिएगा। तो हर कंपनी अपना सब्सिक्वेंट ऑडिटर फर्स्ट एजीएम में सबसे पहले अपॉइंट करता है, क्योंकि जो बोर्ड जो अपॉइंट किया है ऑडिटर को उसका लाइफ एजीएम तक ही है। तो एजीएम, एवरी कंपनी ऑन फर्स्ट एजीएम अपॉइंट सब्सिक्वेंट ऑडिटर, याद रखिएगा सब्सिक्वेंट ऑडिटर हमेशा एजीएम में ही अपॉइंट होता है, इससे ये भी समझ में आ गया। ठीक है, दूसरा दूसरा याद रखिएगा, सब्सिक्वेंट ऑडिटर का लाइफ कितना साल है, सिक्स्थ एजीएम तक है। सब्सिक्वेंट ऑडिटर होल्ड ऑफिस फ्रॉम फर्स्ट एजीएम टू सिक्स्थ एजीएम, मतलब 5 साल तक उसका लाइफ है। फर्स्ट ऑडिटर का लाइफ फर्स्ट एजीएम में ही खत्म, मतलब 1 साल भी लाइफ नहीं है। लेकिन सब्सिक्वेंट ऑडिटर का लाइफ 5 साल तक है, 5 साल तक वो कंपनी में रहेगा। एक एजीएम से सिक्स्थ एजीएम तक सब्सिक्वेंट ऑडिटर कंपनी में रहता है। ये समझ में आ गया सर। हर एजीएम में सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट होगा, या देखिए फर्स्ट एजीएम में, नॉट हर एजीएम में, याद रखिएगा फर्स्ट एजीएम में कंपनी का सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट होता है और वो फर्स्ट एजीएम से सिक्स्थ एजीएम तक रहता है, मतलब कंटिन्यू 5 साल कंपनी में रहता है। और एक तो चीज याद रखिएगा, फर्स्ट ऑडिटर जब कंपनी अपॉइंट करता है उसको कोई फॉर्म फाइल करने का दरकार नहीं होता है, लेकिन जब सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट करेगा कंपनी, उसको एडीटी1, फॉर्म एडीटी1 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फॉर्म एडीटी1 फाइल करना पड़ता है 15 दिन के अंदर। जब अपॉइंट हुआ वहां से 15 दिन के अंदर आरओसी में, रजिस्टर ऑफ कंपनी में, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी में एडीटी1 फाइल करना पड़ता है। तो आरओसी में कंपनी को कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, कंपनी का जिम्मेदारी है एडीटी1 फाइल करने का। देखिए कंपनी फाइल फॉर्म एडीटी1। तो सर फर्स्ट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर के लिए 3 चीज हमको समझ में आ गया। सर वो एजीएम में अपॉइंट होगा और एक एजीएम से सिक्स्थ एजीएम तक रहेगा, मतलब कंटिन्यू 5 साल तक रहेगा, और उसके लिए एक फॉर्म भी फाइल करना पड़ता है, उस फॉर्म को एडीटी1 बोलते हैं। फर्स्ट ऑडिटर के लिए कोई फॉर्म फाइल करने का दरकार नहीं है। और एक लास्ट लाइन याद रखिएगा, देखिए ध्यान से सुनिए। और एक चीज याद रखिएगा, देखिए बिफोर अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट से पहले ए रिटर्न कंसेंट एंड सर्टिफिकेट मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम ऑडिटर्स। याद रखिएगा अपॉइंटमेंट से पहले कंपनियों से रिटर्न कंसेंट लेगा कि वो सहमत है अपॉइंट करने के लिए, और सर्टिफिकेट लेगा कि वो डिस्क्वालीफाई नहीं है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर आगे पढ़ेंगे, तो डिस्क्वालीफाई नहीं है ऑडिटर बनने के लिए। तो रिटर्न कंसेंट एंड एक सर्टिफिकेट ऑडिटर से लिया जाता है। ये सब्सिक्वेंट ऑडिटर का ज्ञान है। आगे देखिए, क्या दिखेगा, सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी सुनते ही सर हमको ये समझ में आ गया सी&एजी ऑडिटर अपॉइंट करेगा, ये तो फिक्स है। तो अपॉइंटमेंट बाय सी&एजी एकदम सिंपल सा फंड है। गवर्नमेंट कंपनी का सारा ऑडिटर सी&एजी करता है। याद रखिएगा गवर्नमेंट का एक बॉडी बनाया हुआ है, काम खत्म। दूसरा चीज, 2 चीज और है इसमें, टाइम लिमिट क्या है अपॉइंटमेंट का, और ऑडिटर कब तक रहेगा, ऑडिटर की वैलिडिटी कब तक है। टाइम लिमिट याद रखिएगा, विद इन 180 डेज फॉर कमिशमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। टाइम लिमिट कब तक ऑडिटर अपॉइंट हो जाना चाहिए, टाइम लिमिट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर विद इन 180 डेज फॉर कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मतलब सपोज फाइनेंशियल ईयर 22-23 है और फाइनेंशियल ईयर 22-23 का कमेंसमेंट कब से स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल 2022 से हो रहा है। तो 1 अप्रैल 2022 से 180 दिन, मतलब 30 सितंबर 2022 तक ऑडिटर अपॉइंट हो जाना चाहिए। तीसरा, टेन्योर कब तक वो रहेगा, उसकी वैलिडिटी कब तक है, अप टू कंक्लूजन ऑफ एजीएम ऑफ दैट फाइनेंशियल, उस फाइनेंशियल ईयर का जब तक एजीएम होगा तब तक रहेगा। मतलब फाइनेंशियल ईयर 22-23 का एजीएम सपोज 30 सितंबर 2023 तक होता है, तो तब तक वैलिडिटी है। मतलब अपॉइंटमेंट कब तक हो जाना चाहिए, फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग से 180 दिन तक, और वैलिडिटी कब तक है ऑडिटर का, टेन्योर कब तक है, उस फाइनेंशियल ईयर का एजीएम तक। याद रखिएगा बस इतना ही है। वैकेंसी, कैजुअल वैकेंसी ऑफ द ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम सिंपल भाषा में समझिएगा। ठीक है, बोलता है कि वैकेंसी ऑफ ऑडिटर किस रीजन से अराइज होगी। सबसे पहले जानिए, या ऑडिटर रिजाइन कर देगा कंपनी में, या रेजिग्नेशन के सिवा कोई दूसरा रीजन भी हो सकता है। 2 रीजन है कैजुअल वैकेंसी के। ठीक है, क्यों, पहला रीजन क्या हो सकता है, ऑडिटर कंपनी को रेजिग्नेशन देके छोड़ देगा, या दूसरा रीजन अदर देन रेजिग्नेशन हो सकता है। अदर देन रेजिग्नेशन क्या क्या हो सकता है, जनरल भाषा में बोलेंगे तो ऑडिटर मर गया समझ लीजिए, या अनसाउंड माइंड हो गया, एटसेट्रा।
सिंपल सिंपल सा चीज है। फर्स्ट समझिए कि ऑडिटर ने रिजाइन नहीं किया, ठीक है। वैकेंसी अराइज ड्यू टू एनी रीजन अदर देन रेजिग्नेशन। ऑडिटर का वैकेंसी रेजिग्नेशन के कारण नहीं है। तो सिंपल सा, यदि ऑडिटर रेजिग्नेशन नहीं देता और उसके अलावा कोई भी रीजन हो तो उसका वैकेंसी को बोर्ड, कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लोग उस वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं 30 डेज के अंदर, याद रखिएगा। यदि ऑडिटर का रेजिग्नेशन होता है, ऑडिटर का वैकेंसी होता है, रेजिग्नेशन छोड़ के कोई भी दूसरा रीजन से, तो उस वैकेंसी को बोर्ड फिलअप कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है 30 डेज के अंदर। यदि ऑडिटर रिजाइन करेगा, याद रखिएगा, तो उस वैकेंसी को सिर्फ कंपनी का मेंबर्स लोग ही फिल कर सकता है विद इन 3 मंथ्स में। लॉजिक को समझिए। ऑडिटर रिजाइन क्यों करेगा? सिंपल भाषा में, या कंपनी में बहुत ज्यादा फ्रॉड एटसेट्रा है, ऑडिटर को लगता है इस कंपनी में बहुत फ्रॉड है, हम झमेला में नहीं फंसना चाहते, हम रिजाइन मार दें। तब मेंबर्स लोग उसको चेक करेगा एक्चुअल में रेजिग्नेशन का, ऑडिटर जो रिजाइन कर रहा है उसका रीजन क्या है। इसीलिए जब भी ऑडिटर रेजिग्नेशन देगा, ऑडिटर रेजिग्नेशन होना चाहिए ऑडिटर का, तब मेंबर्स लोग उस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं 3 महीना के अंदर। याद रखिएगा, जो मेंबर्स लोग जो वैकेंसी को फिल करते हैं उसमें बोर्ड कंपनी को रेकमेंड कर देगा, मेंबर्स लोगों को रेकमेंडेशन दे सकता है, लेकिन अल्टीमेट वैकेंसी जो रेजिग्नेशन के कारण होगा उसको कंपनी का मेंबर्स लोग ही फिल करें। और नॉन अदर देन रेजिग्नेशन है तो ऑडिटर मर गया, क्या करेगा? कंपनी का मैनेजमेंट का काम है, कंपनी का मैनेजमेंट को देखना, दूसरा ऑडिटर को अपॉइंट कर दीजिए 30 दिन के अंदर, ठीक है। तो सिंपल सा चीज समझ में आया सर। यदि कैजुअल वैकेंसी अदर देन रेजिग्नेशन रीजन रहा तो बोर्ड फिलअप कर देगा, काम खत्म। और यदि रिजाइन होगा तो वैकेंसी, कैजुअल वैकेंसी यदि रेजिग्नेशन के कारण होगी तो उस वैकेंसी को याद रखिए कंपनी का मेंबर्स लोग ही फिल करेगा। याद रखिएगा इस चीज में, याद रखिएगा जो मेंबर जो वैकेंसी को फिल कर रहा है उस वैकेंसी को बोर्ड रेकमेंड कर सकता है मेंबर को, लेकिन अल्टीमेटली फील जो अप्रूवल होगा उसका मेंबर्स ही देगा, ठीक है। आगे देखिए रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स, टर्म्स ऑफ ऑडिटर्स, सेक्शन 139 सबसेक्शन 2, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। रोटेशन ऑफ ऑडिटर का सिंपल सा भाषा में ये है कि एक ऑडिटर कंटिन्यू एक कंपनी में कितना साल तक रह सकता है, उसके बाद उसको रोटेट करना पड़ेगा, उसको हटा के दूसरा ऑडिटर को रखना पड़ेगा। टर्म्स ऑफ ऑडिटर मतलब ऑडिटर का लाइफ कितना साल तक है एक कंपनी में, याद रखिएगा, ध्यान से समझिएगा। बोलता है इंडिविजुअल, कोई प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है या इंडिविजुअल ऑडिटर है, वो कंटिन्यू 1 टर्म काम करेगा। 1 टर्म मतलब क्या? 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, मतलब कंटिन्यू 5 साल तक काम करेगा। उसके बाद कूलिंग पीरियड होगा, उसके बाद दूसरा ऑडिटर को रखना पड़ेगा, फिर इसको रख सकते हैं। मैंने 5 साल से ज्यादा कंटिन्यू काम नहीं कर सकता है एक ऑडिटर, याद रखिएगा। एक ऑडिटर का टर्म कितना है? 1 टर्म तक करेगा। 1 टर्म कितना हो सकता है? मैक्सिमम 5 ईयर, याद रखिए, कंटिन्यू 5 ईयर। तो एक इंडिविजुअल या देखिए सोल प्रोप्राइटर ऑडिटर मैक्सिमम एक कंपनी में एक एजीएम से 6th एजीएम तक रह सकता है, मतलब 5 साल तक कंटिन्यू रह सकता है। उसके बाद कंपनी को दूसरा ऑडिटर रखना पड़ेगा, फिर दूसरा ऑडिटर कुछ दिन रहा, चीज को समझिए। देखिए एक ऑडिटर कंपनी में कंटिन्यू 5 साल रहा, फिर कंपनी ने दूसरा ऑडिटर को अपॉइंट किया, सपोज 5 साल के लिए अपॉइंट किया, फिर वह सेम ऑडिटर आ सकता है, याद रखिएगा। तो कंटिन्यू एक ऑडिटर एक कंपनी में मैक्सिमम 5 साल तक कंटिन्यू काम कर सकता है यदि इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर ऑडिटर रहा, प्रोप्राइटरशिप फर्म रहा। लेकिन ऑडिट फर्म, याद रखिए, फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म रहा या एलएलपी रहा, पार्टनरशिप फर्म में एलएलपी आता है, वो 2 टर्म कंटिन्यू रह सकता है 5 साल का, मतलब 10 साल तक कंटिन्यू ऑडिट कर सकता है, याद रखिएगा। नॉट मोर देन 2 टर्म, 2 टर्म, और एक टर्म कितना होता है? 5 साल का होता है, तो 2 टर्म के हिसाब से 10 साल तक एक ऑडिट फर्म कंटिन्यू ऑडिट कर सकता है एक कंपनी का, और सोल प्रोप्राइटर रहा तो 5 साल तक। तो इंडिविजुअल ऑडिटर 5 साल, फर्म 10 साल तक कंटिन्यू ऑडिट कर सकता है, मतलब इंडिविजुअल ऑडिटर को 1 टर्म मिला है और फर्म को 2 टर्म मिला, और 1 टर्म मतलब 5 कंटिन्यूअस ईयर्स, याद रखिएगा। इसको बोलते हैं रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स। उसके बाद कंपनी को ऑडिटर को रोटेट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। लेकिन रोटेशन ऑफ ऑडिटर का प्रोविजन सिर्फ इस कंपनी पे एप्लीकेबल है, इसके अलावा किसी कंपनी पे नहीं। क्या क्या कंपनी कवर है देखिए, ऑल लिस्टेड कंपनी, सारा लिस्टेड कंपनी आ जाएगा, और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका कैपिटल 10 करोड़ और उससे ज्यादा है, प्राइवेट कंपनी जिसका कैपिटल 50 करोड़ और उससे ज्यादा है, और कोई भी कंपनी जिसका लोन 50 करोड़ और उससे ज्यादा है। मतलब कोई प्राइवेट कंपनी जिसका कैपिटल सिर्फ 2 करोड़ है या 50 करोड़ से नीचे है,
और उसका लोन वगैरह कुछ नहीं है, समझ में आया, तो वो प्राइवेट कंपनी में रोटेशन ऑफ ऑडिटर का प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं होगा। वो एक ऑडिटर को कंटिन्यू 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितना साल तक रखना चाहे तो रख सकता है। तो रोटेशन ऑफ ऑडिटर का प्रोविजन सिर्फ इस कंपनी पे अप्लीकेबल है, वो याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए। रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड बाय द ऑडिटर्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, वीवीआई क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड बाय द ऑडिटर्स याद रखिएगा। सेक्शन 143 सब क्लोज, सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 याद रखिएगा। सबसे पहले हमको जानना है कि फ्रॉड कर कौन रहा है सर, किसका रिपोर्टिंग करेगा ऑडिटर्स। याद रखिएगा, फ्रॉड डन बाय द ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। कंपनी का कोई ऑफिसर और एम्प्लॉय फ्रॉड करेगा तभी ऑडिटर रिपोर्टिंग करेगा, नहीं तो ऑडिटर को रिपोर्ट करने की दरकार नहीं है। तो फ्रॉड कौन करना चाहिए, कंपनी का ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी होना चाहिए, तो वही रिपोर्टिंग का फ्रॉड होगा। अब फ्रॉड भी दो प्रकार का, यदि फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ और उससे ज्यादा होगा उसका अलग रिपोर्टिंग होगा, और फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ से नीचे होगा तो उसका अलग रिपोर्टिंग होगा। तो सबसे पहले याद रखिएगा, फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ और उससे ज्यादा, 1 CR और मोर है फ्रॉड का अमाउंट। यदि 1 करोड़ से ज्यादा फ्रॉड का अमाउंट रहेगा तो उसका रिपोर्टिंग सिंपल भाषा में ऑडिटर सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर देगा, 1 करोड़ उससे ज्यादा रहा तो। सबसे पहले याद रखिएगा, यदि फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ उससे ज्यादा है तो उसका रिपोर्टिंग सर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑडिटर करेगा। ठीक है, अब देखिए उसका प्रोसेस है रिपोर्टिंग करने का, वो चीज अलग है। ये समझ में आ गया, यदि फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ और उससे ज्यादा रहा तो ऑडिटर का जिम्मेदारी है उस फ्रॉड का रिपोर्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट को करने का, और यदि फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ उससे कम रहा तो ऑडिटर उसका रिपोर्टिंग कंपनी का बोर्ड को कर देगा, याद रखिएगा। ठीक है, सिंपल सा चीज। आगे देखिए, अब ध्यान से सुनिएगा, प्रोसेस क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑडिटर जो रिपोर्ट करेगा उसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा, उस फ्रॉड के बारे में जैसे ऑडिटर को पता चला 2 दिन के अंदर वो क्या करेगा, कंपनी में यदि ऑडिट कमेटी है, ऐसी मतलब ऑडिट कमेटी, तो उसको बता देगा। ऑडिट कमेटी एक डायरेक्टर लोगों की कमेटी होती है, इतना जान लीजिए बस। कुछ कुछ कंपनी में ये रखना मैंडेटरी, कैपिटल का रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो सिंपल सा, यदि कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो ऑडिटर उस फ्रॉड के बारे में 2 दिन के अंदर, जैसे उसको पता चला वहां से 2 दिन के अंदर कंपनी का ऑडिट कमेटी या बोर्ड को बता देगा। और जैसे ऑडिट कमेटी और बोर्ड को बताएगा तो कंपनी का ऑडिट कमेटी और बोर्ड उसको उसका इन्वेस्टिगेशन करके एक रिप्लाई बना के देगा, याद रखिएगा। रिप्लाई गिवन बाय ऑडिट कमेटी और बोर्ड टू द ऑडिटर्स, याद रखिएगा। ठीक है, अब क्या करेगा, जैसे ऑडिट कमेटी और बोर्ड कंपनी का ऑडिटर को एक रिप्लाई बना के दिया उस फ्रॉड से रिलेटेड, ऑडिटर का जिम्मेदारी है 1 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेट करेगा। तो ऑडिटर क्या करेगा, उसमें एक अपना रिपोर्ट बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगा, प्लस जो रिप्लाई बना के दिया है ऑडिट कमेटी वाला वो भी साथ में फॉरवर्ड कर देगा विद इन 15 दिन, जब से मिला उसके 15 दिन के अंदर। आगे देखिए, ये याद रखिएगा, ऑडिट कमेटी और बोर्ड जो रिप्लाई बना के देगा फ्रॉड से रिलेटेड ऑडिटर को 45 दिन के अंदर बना के देना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद वो रिप्लाई को रिसीव करके ऑडिटर अपना रिप्लाई प्लस ऑडिट कमेटी का रिप्लाई दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेज देता है। यदि किसी कारण ऑडिट कमेटी और बोर्ड अपना रिप्लाई बना के नहीं दिया तो ऑडिटर अपना रिपोर्ट भेज देगा, 45 दिन वेट करेगा क्योंकि 45 दिन का टाइम है उसका रिप्लाई बना के देने का। यदि नहीं आया तो अपना रिप्लाई उसके पास भेज देगा, याद रखिएगा। ठीक, और याद रखिए, यदि फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ से कम है, याद रखिएगा, याद रखिएगा, यदि फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ से कम है तो कंपनी का बोर्ड को बता देता है, और क्या होता है, कंपनी का बोर्ड उसको कंपनी का बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर देता है, याद रखिएगा। कंपनी शैल रिपोर्ट द फ्रॉड इन द बोर्ड रिपोर्ट अंडर सेक्शन 134, कंपनी का जो बोर्ड रिपोर्ट होता है उसमें डिस्क्लोज कर दिया जाता है। सिंपल, दो चीज याद रखना है, 1 करोड़ उससे ज्यादा रहा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रिपोर्टिंग जाएगा, 1 करोड़ से कम रहा तो कंपनी का सिर्फ बोर्ड रिपोर्ट में जाएगा और कहीं नहीं जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो सारा फ्रॉड रिपोर्टिंग बोर्ड रिपोर्ट में तो आप डिस्क्लोज कर ही दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी फ्रॉड रहा, कंपनी का कोई भी अमाउंट का फ्रॉड रहा, कंपनी का बोर्ड रिपोर्ट में जाएगा ही जाएगा, ये याद रखिएगा। 1 करोड़ प्लस वाला भी बोर्ड रिपोर्ट में तो जाएगा ही, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए।
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, सेक्शन 144 का, प्रोहिबिटेड सर्विस बाय द ऑडिटर। ऑडिटर कौन कौन सी सर्विस नहीं दे सकता? सिंपल सा भाषा में समझिए, ऑडिटर कंपनी का अकाउंट चेक कर रहा है तो खुद अपना अकाउंट बना के खुद उसको चेक करेगा, ये चीज अलाउड नहीं, तब तो गलती खोजेगा ही नहीं। तो इसीलिए अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विस, एक बार सुन लीजिए, नहीं कर सकता है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस नहीं कर सकता है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस नहीं कर सकता है, मैनेजमेंट सर्विस नहीं कर सकता है, एक्चुअरियल सर्विस नहीं कर सकता है, इंटरनल ऑडिट का सर्विस नहीं कर सकता है यदि स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहा है, फाइनेंशियल रिलेटेड सर्विस नहीं कर सकता है। ये रेगुलर क्लास में बहुत डिटेल में समझाया गया, एकदम शॉर्ट में भी बता रहे हैं, ये सर्विस ऑडिटर नहीं दे सकता है। ये देखिए इस पे क्वेश्चन आता है, इसीलिए करा रहे हैं। कंपनी ऑडिट सीलिंग लिमिट, एक ऑडिटर मैक्सिमम कितना ऑडिट कर सकता है उसके बारे में बोलता है। सर एक ऑडिटर मैक्सिमम 20 कंपनी का ऑडिट कर सकता है, याद रखिएगा 20 कंपनी। एक ऑडिटर, इट मींस एन ऑडिटर ओनली एक्सेप्ट ऑडिट अप टू 20 कंपनी। एक ऑडिटर 20 कंपनी का ऑडिट सर ले सकता है, पर ये समझ में आ गया सर, एक ऑडिटर मैक्सिमम 20 कंपनी का ऑडिट कर सकता है, लेकिन कुछ एजेंशन गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है, कुछ एजेंटेड कंपनी है जो इस 20 में काउंट नहीं होगी। वो क्या क्या है, ध्यान से सुनिएगा। 1% कंपनी, डोरमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी और प्राइवेट कंपनी जिसका कैपिटल 100 करोड़ से नीचे है, वो 20 कंपनी में काउंट नहीं होगी। मतलब ऑब्वियसली स्मॉल कंपनी जितना चाहे उतना का ऑडिट कर सकता है। तो समझ में आ गया सर, एक ऑडिटर मैक्सिमम 20 कंपनी का ऑडिट कर सकता है, लेकिन उसमें कुछ एजम्पशन है। सेक्शन 141 सबसेक्शन क्लोज जी का कहानी है ये। अब देखिए रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर, एक तो लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। यदि कंपनी का ऑडिटर बोर्ड अपॉइंट करता है तो रेम्यूनरेशन बोर्ड फिक्स करेगा। यदि ऑडिटर शेयर होल्डर ने फिक्स किया है, शेयर होल्डर ने ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किया है, तो शेयर होल्डर उसका रेम्यूनरेशन फिक्स करेगा। याद रखिएगा, सिंपल सा सर, समझ में आ गया। यदि बोर्ड ने ऑडिटर को अपॉइंट किया तो उसका रेम्यूनरेशन बोर्ड फिक्स करेगा, और शेयर होल्डर ने अपॉइंट किया है तो उसका शेयर होल्डर फिक्स करेगा। ये शॉर्ट क्लास थी, डिटेल क्लास देखने के लिए डिटेल क्लास देखिएगा, और मेरी क्लास आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिया हुआ है। थैंक यू।